और अब बात नेशनल सिक्योरिटी की। भारत के दोनों तरफ से दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इंडियन आर्मी 24/7 वॉर रेडी रहना पड़ रहा है। जब भी युद्ध छिड़ेगा, मॉडर्न वॉरफेयर की नई युद्ध कथा लिखेगा। नए युद्ध में हमारी तैयारी क्या है, यह जानने के लिए इंडिया टीवी के साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह से एक्सक्लूसिव बात की। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया इसमें साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड भी थी। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह है। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं तो ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाई देती है, उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं उसका आपने इस्तेमाल किया आत्मनिर्भरता के साथ, वो दिखाई दे रहा है। और एक क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को भी। इसमें जो आपको फ्री हैंड दिया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या अचीव किया है? सर मनीष, देखिए, जो हमारे देश में आतंकवाद से बहुत सालों से हम इसे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद इसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी चेंज हुआ है। जैसे आपने देखा 2014 में उरी का हमला हुआ था और फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। फिर 2019 में हमारे पास पुलवामा में एक अटैक हुआ था और फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करे थे। इसके बावजूद भी अभी अगला हमला 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से सपोर्ट लेके आए थे, उन्होंने पहलगाम में किया और हमारे 26 निहत्थे देशवासियों को, जिसमें एक नेपाल के थे, बाकी 25 हमारे देशवासी थे, उनको उन्होंने मार गिराया। मार गिराने के साथ ही उन्होंने इसके अंदर एक धर्म के ऊपर विपक्षता की कि धर्म के नाम से उन्होंने देखा कि कौन है, इस तरह से किया और औरतों के सामने उनका कत्ल किया। तो ये बहुत ही एक दुखदायक और कावड़ली हमला था। तो इसके साथ देश के अंदर बहुत आक्रोश जागा और उसको एक बदला देने की बहुत एक ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हमने भी इसको करना था। लेकिन ये ऐसे हम देखते हैं कि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने गाइडेंस दी इसके अंदर। उन्होंने ये बताया कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। तो जो हमले का जवाबी कार्रवाई देनी थी, युग से कम और आतंकवादी को एडिक्वेट हमले का जवाब देना, इससे मतलब ये था। तो ये क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी कि हमने हमले का जवाब देना है, आतंकवादियों को ही उसके अंदर टारगेट करना है और आतंकवादियों का जो इकोसिस्टम को भी टारगेट करना, साथ जो वो खुद आतंकवादी, उनका सपोर्ट बेस, फंडिंग, सबको कार करना है। और एक न्यू नॉर्मल का वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, कि हम उसका जवाब जरूर देंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमने फिर इसका जो सबसे पहले है नाम दिया ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। उससे क्लियर हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप जानते हैं, सिंदूर हमारी जो माताएं और बहनें हैं शादी के बाद अपना सुहाग को प्रोटेक्शन के लिए लगाती हैं, क्योंकि सुहाग को टारगेट किया गया था उनके सामने, इसलिए इसका नाम भी बहुत एक महत्व रखता है। और महत्व नाम के नहीं है, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी और फ्री हैंड दिया गया कि हमने जवाब देना है, कैसे देना, किसको टारगेट करना, कब टारगेट करना, पूरा का पूरा मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया था। सभी एजेंसीज ने मिलकर, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटरनल एजेंसीज, जितनी भी सर्वेलेंस एजेंसी, सब ने मिलकर टारगेट्स के ऊपर अपनी सर्वेलेंस शुरू कर दी। ये जरूरी था कि टारगेट के अंदर जो हम टारगेट करना चाहते हैं वो अंदर होने चाहिए, तभी टारगेट किया जाए। तो इसके अंदर हमारे को 10 से 14 दिन लग जाते हैं, इसमें भी 15 दिन लगे हमारे को। तो हमने टारगेट अपने नियत किए, मिलिट्री ने नियत किए, फिर उसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर टारगेट्स की बांट हुई। और जैसे आपको मालूम है, 7 मई को 20 से 22 मिनट के अंदर एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया और उसके अंदर हमने कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकवादी को हमने मार कराया। तो ये थी सिर्फ कार्रवाई जो हमने करी थी हमारे अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद। तो इसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन जैसे कि हमारी थी कि हम देश के अंदर सिर्फ आतंकवाद को हमला करते हैं, तो कोलेटरल डैमेज को भी हमने बचाया। साथ वाली बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इतनी एक्यूरेसी थी हमारे वेपन्स के अंदर, इतना हमारा सर्विलेंस को बचा था। इसके बाद हमने अपना मैसेज पाकिस्तान को दे दिया कि हमने आतंकवाद हमले का बदला ले लिया है। अभी उनके ऊपर था उन्होंने क्या करना, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे रेडी थे
हमारी एयरफोर्स भी रेडी थी, एयर डिफेंस भी रेडी थी, और काउंटर जो ड्रोन ग्रिड वो भी रेडी था। दुश्मन ने 8 और 9 की रात को कोशिश करी बहुत बार हमला करने की, और उनके, क्योंकि हमारे देश में तो आतंकवादी कोई है नहीं है, तो उन्होंने टारगेट किया हमारे मिलिट्री टारगेट्स को, जिसके अंदर एयरफोर्स स्टेशंस, आर्मी स्टेशंस, और कैसे कई टारगेट कोशिश करी उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सके। नॉट इवन सिंगल जगह के ऊपर उनका इफेक्टिव था टारगेट का। उनका जो भी एमनिशन वहाँ से आया, चाहे वो लॉइटर एमनिशन था, चाहे वो फतह का कोई ऐसे था, कोई भी टारगेट करके हमारे ऊपर नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि वो बार बार टारगेट कर देश को। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई के अंदर एक साथ 10 और 11 की रात को शुरू किया, और उनके ऊपर ब्रह्मोस के साथ हमने हमला किया, और उनके 11 एयरफोर्स बेसिस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, जिससे पूरे देश ने उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी देखा। इसके साथ ही दुश्मन एकदम घबरा गया और सीज़ फायर की उसने डिमांड करी, तो आपको मालूम है फिर हमने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में एक दिखाया कि अगर दुश्मन हमारे देश के ऊपर कोई हमला आतंकवादी करेगा, किस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ एक्यूरेसी टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बढ़ाओगे तो आपकी मिलिट्री को भी हम नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का क्लियर मैसेज पाकिस्तान के बहुत टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री लीडरशिप को पक्का पहुंचा है इसके अंदर, कि अभी की जो काबिलियत भारत की है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सर, इसमें जॉइंटनेस एक साथ दिखाई दी, आपने खुद भी कहा, और जॉइंट एफर्ट दिखाई दिए। होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है उसका क्या फ़ायदा इसमें मिला, और इससे हमने क्या अचीव किया? पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग ड्रोन आ रहे थे, आपके OR के अंदर पूरा भरमार हो रखी थी, आप उसे काउंटर कर रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूती के साथ खड़ा था। देखिए, ये जो लड़ाई है, लड़ाई मिलिट्री की नहीं है, लड़ाई देशों की है। और देशों की लड़ाई तभी होती है जब मेरा नेशनल इंटरेस्ट को कोई दूसरा देश उसके अंदर बाधा पड़ती है, तो मेरा नेशनल इंटरेस्ट को रोकता है, तो फिर देश आपस में लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई के रूप अलग अलग हो जाते हैं। और ये होल ऑफ नेशन अप्रोच आज से नहीं है, इवन पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, ये किसी भी युद्ध में एक राष्ट्र की एकता सबसे बड़ा हथियार है। मतलब जब राष्ट्र इकट्ठा हो जाएगा, उसकी पूरी कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर एक साथ हो जाएगी, तो किसी भी अपनी चुनौती का सामना कर पाता है। लेकिन इसका जो महत्व आज के नए टेक्नोलॉजी युद्ध में और विपरीत बहुत बढ़ गया है। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो मिलिट्री का ही ज़्यादा रोल था, लेकिन आज के दिन टेक्नोलॉजी और वार फाइटिंग के रूप बदल गए हैं। अब लड़ाई के रूप कैसे बदले हैं? लड़ाई आप बिना कॉन्टैक्ट से लड़ाई हो रही है, जिसको हमने नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का नाम दिया है। उसके अंदर साइबर, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, EW सिस्टम्स, ट्रेड वारफेयर, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर के तरीके हैं, जिसके साथ कोई भी दुश्मन देश अपने दूसरे पड़ोसी दुश्मन को दबाने की कोशिश करता है। फिर कॉन्टैक्ट वारफेयर में बहुत से दूर से टारगेटिंग हो गई है, प्रिसीजन टारगेटिंग आ गई है, और बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके साथ इसका टारगेटिंग सिस्टम बदल गया है। दूसरा, टारगेट किसको कर रहे हैं? पहले देखिए, ओनली मिलिट्री का टारगेट होता था। जब लड़ाइयाँ चलती थी मिलिट्री टारगेट किया जाता था, लेकिन आज के दिन आप देखो रशिया यूक्रेन के अंदर और हमास की और इजराइल की लड़ाई के अंदर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टारगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश की जो विकसित होने की जो भी कोशिश, उसको टारगेट किया जा रहा है। जब टारगेट बदल गए हैं, लड़ाई लड़ने के तरीके बदल गए हैं, तो इसलिए हमारे को भी उसका जो हमने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है, जिसमें बहुत दुश्मन को भी नुकसान पैदा करना है और अपने पॉपुलेशन को बचाना है, हमारे को एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम होल ऑफ नेशन अप्रोच बोलते हैं। कि अगर लड़ाई पूरे देश के लिए लड़ी जा रही है तो पूरा देश मिलकर लड़ाई लड़ेगा। तो अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो होल ऑफ नेशन अप्रोच को हम डाइम PT एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। डाइम मतलब डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी। अगर ये 7-6 सेगमेंट मिल जाएंगे तो हम लड़ाई के अंदर पक्का विजयी हो जाएंगे। अभी ऑप्शन 2 में देखिए इसका कैसे इस्तेमाल किया गया। डिप्लोमेसी के दौरान आपने देखा हमारी कैसे टीमें गई बाहर के देशों में, हमारा कैसे दुश्मन से, टेररिज्म से हम नुकसान खा रहे हैं, उसके बारे में उनको बताया, और हमारा अधिकार है कि उसको हमने जवाबी कार्रवाई करना, उसके बारे में देशों को अपने साथ लिया गया। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर अपनी पॉपुलेशन का तो खरोच था ही, हमने ये शोर किया कि जो पाकिस्तान एक नैरेटिव चला रहा है वो हमारी पॉपुलेशन में इम्पैक्ट ना करे। उन्होंने बहुत मिसइन्फॉर्मेशन ऐसे करने की कोशिश करी कि ये हमने नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऑल दैट वाज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो कि एक बहुत कॉग्निटिव वारफेयर के अंदर आता है। मिलिट्री के एक्शंस हमने देखा कैसे किया। इकोनॉमी के अंदर
2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो आपको पता है, उसको हमने हेल्ड इन अबायंस कर दिया गया है, और ये भी बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे दुश्मन देश के ऊपर अगर वो अपनी इस पॉलिसी को नहीं बदलता है। तो एक उसको इंडिकेशन कर दिया गया है। साथ ही बोला गया है ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं। अगर हम शांति से रहेंगे तो दोनों देश ट्रेड से बहुत विकसित हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमी लेवर भी उसके अंदर लगाया गया। पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल थी देश के अंदर। पूरे देश को एक साथ यूनाइट किया गया, सभी फोर्सेस को इकट्ठा किया गया, इंटीग्रेशन किया गया, और ऑपरेशन का एक ही नाम रखा गया, ऑप सिंदूर। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, सबके लिए एक ही नाम था, ऑप सिंदूर। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रांग विल का मैसेज यहाँ से निकलता है, और फ्री हैंड मिलिट्री को दिया गया इसके अंदर ताकि आगे चले जाए। टेक्नोलॉजी, हमारे देश ने पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भरता डिफेंस सिस्टम के आने के लिए। तो उसके अंदर हमने बहुत से टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो लाए थे, जो इस्तेमाल किए गए सिस्टम, इसके अंदर आपने देखा होगा ब्रह्मोस सिस्टम हमारा अपना बना हुआ है। आकाश वेपन सिस्टम जिसने हमारे को अच्छा एयर डिफेंस दिया, वो भी हमारे देश में बना हुआ था। काउंटर यूएस सिस्टम जो हमने लगाया, जिसके अंदर उनके ड्रोन्स बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हो गए, वो भी हमारे थे। और लॉइटर मिशन जिसका हमने कुछ टारगेट पहले दिन किए थे, वो भी हमारे टारगेट से। इसलिए बहुत से सिस्टम जो देश के अंदर बने थे, वो टेक्नोलॉजी से उसका इस्तेमाल करते हमने टेक्नोलॉजी के साथ एक्यूरेसी, प्रिसीजन का दिखाया गया उनको, और नो कोलेटरल डैमेज उसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ ही किया गया है। तो अगर ये सारे सेगमेंट मिल गए थे तभी ऑप सिंदूर के अंदर सक्सेस हुआ। आगे भी इसका जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, इसका बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि हमारी जो खतरे भी बढ़ रहे हैं और देश के अंदर प्रॉब्लम और बाहर से और अंदर से भी बढ़ रही है। इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच को आगे ले जाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, जिसके अंदर कि वो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी ऑप सिंदूर में, वो विजिबल थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंटर के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ है। लेकिन कुछ कमियां अभी स्टेट और फंक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग और उसको आगे ले जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमने साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर 10 और 11 नवंबर को एक सेमिनार किया था कि ये जो सेंटर का एक आदेश है, कैसे उसको ग्राउंड लेवल, क्योंकि लड़ाई तो बॉर्डर पे हम लोगों ने लड़नी है, तो कैसे हम मिलके जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कैसे मिलके हम अपना एक गवर्नमेंट में इकोसिस्टम बनाएं ताकि हम भी एक इफेक्टिवली आगे वाले खतरों को काउंटर कर सकें। साथ ही साथ इंडस्ट्री, एकेडमिया और IR&D का बहुत बड़ा रोल है, जिसके अंदर नए वेपन सिस्टम आने पड़ेंगे। अपने देश को जो डिपेंडेंसी है बाहर से इंपोर्ट की वेपन सिस्टम बंद करनी पड़ेगी, ताकि कभी भी हम लड़ाई के लिए अपने सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा कर सकें। तो इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई और भी चल रही है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का कैपेबिलिटी और भी बढ़ेगा और हम और भी अच्छे तरीके से कोई भी हमला आने से दुश्मन का अच्छे मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। सर, इसी का एक कोरिलेटेड सवाल है, क्योंकि आपने जिक्र किया ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस का, ऑपरेशन सिंदूर का। फ्री हैंड मिला था आपको लीडरशिप से कि आप जाइए ऑन ग्राउंड, आपके जो टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हो या फिर टेरर टारगेट्स हो, उनको इंगेज कीजिए पूरी तरीके से और जवाब दीजिए पहलगाम का? बिल्कुल क्लियर है आपका। देखिए, पॉलिटिकल डायरेक्शन बहुत क्लियर था। उन्होंने बोला है कि हमने टारगेट जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके जो आका है, जो भी उसका इकोसिस्टम है, उसको हमने ख़त्म करना है। उसके ये पॉलिटिकल डायरेक्शन है। उसके बाद कैसे करना, कब करना, किसको टारगेट करना, उसकी पूरी प्लानिंग मिलिट्री वालों ने ही करी थी। उसके अंदर सारा इंटेलिजेंसी एक साथ मिल गए थे, और मिलिट्री के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिल गए थे। जो हमारे साइबर, EW और स्पेस वाले भी ऑर्गन, वो भी मिल चुके थे। तो जो प्लानिंग पार्ट था और कब करना, कैसे करना, वो पूरी फ्रीडम हमारे को मिलिट्री कमांडर्स को दी गई थी। और उसका नतीजा आपने देखा कितना एक्यूरेटली कोऑर्डिनेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पूरा एक तरीके से उसको एक नुकसान पैदा किया। सर, ऑपरेशन सिंदूर, या फिर अगर आप इजराइल, रशिया, फिर अजरबैजान, इनके जो मॉडर्न वॉरफेयर देखते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, रॉकेट्स, मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैमिकाजी ड्रोन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने इन सब का इस्तेमाल करके कोशिश की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ऐसे में मॉडर्नाइजेशन प्लान आपका क्या है, क्या रोड मैप है? देखिए, वॉरफेयर हर हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। जैसे हम नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले वो लड़ाई के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो देश की
मिलिट्री एम्स हैं या नेशनल एम्स को हम अच्छे से सुरक्षित रख सकें। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिर्फ एक जवाबी सैनिक कार्रवाई नहीं था, लेकिन ये नए युग की सैनिक रणनीति का प्रदर्शन भी था, जिसको कि 90 घंटों के अंदर पूरी दुनिया ने इसको देखा। क्योंकि आज के दिन वारफेयर टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जो भी आप लड़ाई में लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति देश विदेश के अंदर उसको अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहा है। तो जो काबिलियत मॉडर्नाइजेशन की इंडियन मिलिट्री ने इसमें डेमोस्ट्रेट करी, वो एक अलग ही तरीके की काबिलियत थी। क्योंकि आज का किसी भी युग में 4 दिन के अंदर अपने पड़ोसी या एडवर्सरी देश को घुटनों पे टिकाना, ये ऑपरेशन सिंदूर का एक खास मकसद था, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन और पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेशन हमारी मिलिट्री ने उनको दिखाया। ये क्योंकि हमने जब भी उसको टारगेट किया, जब हमने आतंकवादी टारगेट करे, बिल्कुल प्रिसीजन पॉपुलेशन के अंदर, आपने देखा होगा जहाँ भी उनका आतंकवादियों का घर था, उसको पॉपुलेशन अंदर टारगेट किया गया, साथ वाले घर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इतनी प्रिसीजन थी वहाँ पे। और जब उनके मिलिट्री टारगेट किए गए, वो भी एक्यूरेटली, चाहे उनका रनवे था, चाहे उनका एयरक्राफ्ट का हैंगर था, चाहे वो उनका एक सिस्टम था जो रडार सिस्टम, उसी को टारगेट किया गया, एक्यूरेटली उसको टारगेट किया गया। ये कैसे हुआ? इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी, नई तरीके की वार फाइटिंग, हमारे जो टीटीपी बोलते हैं, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेसेस, सबको रिफाइन किया गया। और एक जो कंट्रोल सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, उसको भी अडॉप्ट किया गया। तभी सभी ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा था। 22 मिनट के अंदर सारे टारगेट एक साथ डिस्ट्रॉय करना, ये बिना नेटवर्क के नहीं हो सकता है। और जब दुश्मन हमला करता है, वो किसी भी टारगेट को हमारे के ऊपर नुकसान क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मॉडर्नाइजेशन, नेटवर्किंग इतनी अच्छी थी कि उसका कोई भी हमला हमारे ऊपर सक्सेस नहीं हो पाया। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय सेना ने ये डेमोस्ट्रेट किया कि जो हमारी कोशिश पिछले 10-15 साल से मॉडर्नाइजेशन की चल रही है, उसका अभी इम्पैक्ट हुआ है। और अभी हम दुश्मन को अपना डिफेंस और दुश्मन का नुकसान नई टेक्नोलॉजी से पक्का से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अब देखें तो आगे भी ये चेंजेस चलते रहेंगे। ये मॉडर्नाइजेशन खत्म नहीं होता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नए डिफेंस सिस्टम बनते रहते हैं। अभी देखें आप, सिंदूर के अंदर जो सिस्टम लगे थे, उसमें अपने कौन कौन से थे? ब्रह्मोस सिस्टम अपना था, जैसे मैंने बोला, और बहुत ही एक्यूरेट था और बहुत ही खूंखार था कि उसको दुनिया के अंदर रिकॉग्निशन हो गई। अभी जो यूएई के अंदर हमारा अभी वहाँ पे एक डिफेंस इकोसिस्टम लगा था, बहुत से वेंडर्स बाहर से देशों से आके उसके ऊपर अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली आकाश वेपन सिस्टम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बहुत अच्छे तरीके से हमारे एयरफील्ड्स को डिफेंड किया और किसी भी एयरफील्ड को नुकसान नहीं होने दिया। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम जो डेवलप किए गए थे और लॉयटर अम्यूनिशन, वो भी अच्छे तरीके से किए गए। और पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है, जिसको कि हम पूरा नेटवर्क के साथ पूरा डिफेंस एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, जो कि एक डेमोस्ट्रेशन के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको इस्तेमाल किया गया। ये सारे सिस्टम हमारे देश के अंदर बन रहे हैं और इसको हमने आगे लेके जाना है। और इसके लिए बहुत से रास्ते सरकार ने दिए हुए हैं, जो कि इसके अंदर साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको नाम दिया गया है मेक इन इंडिया, आईडेक्स, स्टार्टअप, और बहुत सी फंडिंग के साथ है। आज समय कम है, लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है एमओडी की वेबसाइट के ऊपर। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी पाकिस्तान ने किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, आपका जाहिर सी बात है असेसमेंट होगा कि आने वाले टाइम पे हो सकता है वो कुछ और इस्तेमाल करे। तो आपकी प्रायोरिटीज़ किस तरीके की हैं और कैसे अपने आप को और मजबूती दे रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पर जो भी आप चुनौती रहे साउथ वेस्टर्न कमांड के AOR की, आपके एरिया की, उसे पूरी तरह से निभाते हुए एक जवाब दे सकें? हाँ मनीष, देखिए, ये जो देश को खतरे होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है या देश विकसित होते हैं, तो उनके खतरे भी ऐसे ही बढ़ते हैं। जैसे कि उसके लिए हमारे को तैयारी भी करना पड़ेगा। हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक बार बोला था, विजय वही होता है जो समय के साथ चलता है। अगर समय के साथ हमारी थ्रेट्स बदली हो रही हैं, तो हमारे को भी उस थ्रेट्स की साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले ज़रूरी है समझ लीजिए कि थ्रेट्स क्या क्या हमारे ऊपर आ रही हैं, हमारे देश के थ्रेट्स क्या आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। सबसे पहला तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसको भी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बोला जा सकता है। फ्रॉम बाईपोलर वर्ल्ड अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जो पावर सेंटर डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो हर पावर जो ग्रो कर रही है, दूसरे को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही है ताकि मेरी पावर बढ़ सके। तो इसके लिए जो दुनिया का सिस्टम है
बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। तो हमारा इमीडिएट नेबरहुड बहुत ही एक डिस्टर्ब नेबरहुड है। तो जैसे डिस्टर्ब नेबरहुड होता है तो उससे हमारे को बाहर से खतरे बढ़ते हैं, जो कि पाकिस्तान से आ ही रहे हैं और बाकी जगह से भी खतरे हमारे को बढ़े हुए हैं। साथ ही देश के अंदर से खतरे भी बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कई तरह के टेररिज्म, हाइब्रिड थ्रेट्स, आपको साइबर थ्रेट्स, ये सारी थ्रेट्स आपके आज के दिन हमारे सामने आ रही हैं। और हमारा सपना है विकसित भारत बाय 2047। और ये जो ग्रोथ है हमारी विकसित भारत की, डेवलप कंट्री बनने का सपना, ये पीसफुल तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मिलिट्री को ये बहुत क्लियर है कि अगर हमने इस जर्नी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं विकसित भारत में, हमें और भी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन है, जिसको न्यू नॉर्मल बोला गया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर। तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर की हम अपने आप को पाते हैं एज ए मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री कमांडर। तो मेरे को इन सब थ्रेट्स के बारे में तैयारी करना पड़ेगा, जो कि पीस टाइम से लेके राइट अप टू फुल स्पेक्ट्रम की तैयारी मेरे को करनी है। पीस के अंदर कैसे रहना है, एक्ट ऑफ टेरर होगा तो कैसे मैंने अपनी कार्रवाई करनी है, उसके आगे बढ़ गया तो कैसे करनी है, नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने कैसे अपनी तैयारी करनी है, कॉन्टैक्ट में कैसे तैयारी करनी है। तो जब ये खतरे बढ़ गए हैं तो मेरे टास्क भी उस तरह से सिक्योरिटी को देने के लिए बढ़ गए हैं। तो सब टास्क की तैयारी करने के लिए हमारे को उसके लिए एक बहुत कोशिश करनी है, जिसके अंदर हमारे को ये मैंने अपना मकसद रखा है कि ऑफ इफेक्टिवनेस को हमने लेके आना है। अब ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है, इसको समझना थोड़ा इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में जाएं तो हम विजयी होकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे को ऑफ इफेक्टिव होना पड़ेगा। एनी यूनिट या फॉर्मेशन, जो कि कई यूनिट का मिलाप को फॉर्मेशन बोला जाता है, जब भी किसी लड़ाई में जाए, चाहे छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, उसके विजय होकर आना पड़ेगा, तभी हम एक देश के लिए अच्छी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इसको बोल देना एक लाइन में, लेकिन समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विजय कैसे होके आएंगे। पहले है हमारा सोल्जर ट्रेनिंग, यूनिट का ट्रेनिंग होना पड़ेगा और साथ उसका इक्विपमेंट का उतना फिट होना पड़ेगा। ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों रेडी हो जाते लड़ाई के लिए। लेकिन जब तक उसका मन नहीं है पीछे लड़ने के लिए, तब तक वो विजय होकर नहीं आ पाएगा। तो ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड मोरल एंड मोटिवेशन जब साथ लेके हम चलेंगे, ये पूरे कंबाइन हो जाएंगे, तो वो यूनिट 100% इफेक्टिव होकर आएगी। तो मेरी कोशिश ये जा रही है इस देश साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर कि हम इसको कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट को प्योर फोकस है, हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस में इक्विपमेंट, जो मेंटेनेंस है, उनके ओवरहॉल्स हैं, सबको दिया जा रहा है। और जो नई ट्रेनिंग के लिए ऊपर हमने नई ऑपरेशन खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि नए खतरे बढ़ रहे हैं तो नई ऑपरेशन देनी पड़ेगी। उसके अंदर हमने हर इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक एक्शनी प्लेटून बनाया है, जो कि ड्रोन वारफेयर में अपने आप को माहिर कर रहा है। इसके साथ एक बैरो बटालियन, जो कि लाइट कमांडो बटालियन, उसको खड़ा किया गया है, जो कि हमारी एसएफ के साथ जाके काम करेगी। और एक दिव्यस्त्र बैटरी भी खड़ी करी है, जिसके लॉयटर मिशन के अंदर उसकी काबिलियत बढ़ रही है। तो नई ऑर्गेनाइजेशन जो है उन नए खतरों का तैयारी दे रही है। साथ ही साइबर वारफेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर एट कमांड लेवल हमने ऑपरेशन खड़ी करी हैं, जो कि हमारे को साइबर खतरों से प्रोटेक्ट करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक खतरों से भी बचाएंगी। तो इस तरह से नई ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेनिंग में फोकस है रियलिस्टिक, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़ाई मैक्सिमम रात को लड़ी जाएगी। इसलिए हमने अपने कमांड में ये एक पॉलिसी इशू करी है कि रियलिस्टिक ट्रेनिंग 70% रात को होगी। जो 30% डे ट्रेनिंग है वो भी रात ट्रेनिंग के लिए, तैयारी के लिए, क्योंकि एक साथ हम एकदम रात को जाके ट्रेनिंग करने से हमारे जवानों को नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप डे में सीखेंगे, उसी को प्रैक्टिस डे में करेंगे। जब हमारे को काफ़ी विश्वास आ जाता है कि हम काबिल, तो फिर रात को जाके उसका ट्रेनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। जब ये पूरी एक्टिविटी हमने कितने खतरे बताए, इन सब की तैयारी करनी है, तो हमारे को बार बार उसके लिए एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी कमांड में काफ़ी ट्रेनिंग चल रही है और इसके ऊपर काफ़ी जोर है। साथ ही कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, ये तो ट्रेनिंग चल रही है, इक्विपमेंट को ले जाने के लिए कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट का भी फोकस है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को ईपी रेवेन्यू 2025 दिया गया था। उसके अंदर हमने अपनी इक्विपमेंट, जो कि नई रिक्वायरमेंट थी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, नए खतरों से, उसी इक्विपमेंट को लिया है। और ये नई ऑपरेशन हमने बताई है, उनको हम उससे इक्विप कर रहे हैं। साथ ही साथ नई इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। हर ब्रिगेड के अंदर हमने ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला है, ताकि जो हर ब्रिगेड के अश्नी प्लेटून्स हैं अच्छी ट्रेनिंग कर पाएँ और वो तैयार हो जाएँ। साथ ही जब फील्ड एक्सरसाइज में जा रहे हैं, हम रात को जाए खुद देखते हैं अपना एक्सपीरियंस के साथ, और जो कमियां पाई जा रही हैं टीटीपीस को इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड हर हमेशा बढ़ता रहे। सेम वे लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लड़ाई अभी तो हमने 4 दिन लड़ी थी,
हो सकता अगली बार हमारे को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। तो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो पूरी कमांड के अंदर हमने पूरा सर्वे करके अंडरग्राउंड स्टोरेज, एम्यूनिशन का, राशन का, फ्यूल का, सबका एक प्लान है, उसके ऊपर भी काम जारी है। और फोर्स प्रिजर्वेशन, ताकि हमारी जो फोर्सेस को बचाया जाए, पॉपुलेशन बताया जाए, उसके बारे में भी काफ़ी काम हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि मैंने बोला स्टेट लेवल के ऊपर हमने काम शुरू किया है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन स्टेट एजेंसीज के साथ, जिसमें BSF है, CRPF है, PMF है, स्टेट इंटेलिजेंसीज है। हमने रेगुलरली हर क्वार्टर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रहा है और ऑन ग्राउंड उनके रेप्स आ रहे हैं। और ये सारी कार्रवाई के साथ हमें पूरा विश्वास है कि हम हमेशा इस कार्य के तैयार रहेंगे और आज नहीं, आने वाले समय इसको आगे बढ़ते ही रहेंगे। कैपेबिलिटी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन बेटर होएगी, कोऑर्डिनेशन बेटर होएगी। खतरा कभी भी आ जाए, हमें तैयार रहना मिलिट्री मैन को, ताकि देशवासियों को हमने विश्वास दिया है, उस विश्वास तभी खरे उतरेंगे अगर हम ये पूरी कार्रवाई करते रहेंगे। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग चल रही है और आगे आने में भी इसको बढ़ा दिया। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के तौर पर उधर भी लगातार नोटैम इशू हो रहे हैं, बातें आ रही हैं, एक्सरसाइजेस की बात आ रही है, मल्टीपल कंट्रीज उधर जाकर एक्सरसाइज कर रही है। यहाँ पर आपकी प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इस सिनेरियो में जब रेगिस्तान भी है, रिवराइन एरिया भी है, DCBs भी हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, तो ऐसे में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कितना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देता है सर? देखिए, ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस जो भी हम करते हैं अपने टेरेन के हिसाब से करते हैं। हमारा इंडिया का टेरेन बहुत वेरिड है, आपको पता है, सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेके हम लोग जंगल्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, DCBs भी हैं और फिर रेगिस्तानी आता भी है। जो हमारा एरिया है ये सेंटर ऑफ द फ्रंट आता है, मतलब फ्रंट के सेंटर में है, वेस्टर्न फ्रंट के सेंटर में आता है। तो हमारे एरिया के अंदर रिवराइन भी है, प्लेन भी है, सेमी डेजर्ट भी है और डेजर्ट भी है। तो इसके साथ जो हमारी चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस वेदर के कारण है, हार्श वेदर है, थोड़ी पानी की भी मुश्किलें आती हैं और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी हो जाता है और इक्विपमेंट को ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रेत के जाने से ज़्यादा डैमेज आ जाता है। रात की नेविगेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आती है और इंसान को भी इंडोरेंस के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रात को बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में ज़्यादा गर्म होता है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं जो नए आए हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो जाए और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ उनको इक्विप भी किया जा रहा है, जो कि डेजर्ट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स हैं, ताकि उनको उसका इस्तेमाल करना आ जाए और उसके साथ जो डेजर्ट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स चेन है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मापा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको फॉरवर्ड सप्लाई, ताकि ट्रुप्स को पीछे न देखना पड़े, हर सस्टेनेंस आगे भेजी जा रही है, वो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है नाइट ऑपरेशंस की, तो हमने नाइट नेबलमेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारे फोर्सेस को नाइट नेबल किया जा रहा है ताकि नाइट फाइटिंग कर सकें। एक तो नाइट विजन है, लेकिन हमारी नेबलमेंट है नाइट फाइटिंग फोकस है, कि अपना जो इस्तेमाल सिस्टम है उसको नाइट के अंदर भी इक्वली गुड इस्तेमाल कर सके जितना दिन में उसको करना है, तभी वो रात को अच्छी तरीके से होएगा। फिर मल्टी डोमेन की आपने बात करी, ये बिल्कुल सही है और उसके ऊपर हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है। हर तरह के डोमेन के अंदर कैसे हमने बचाव करना है और कैसे हमने हमला करना है, उसके ऊपर अलग अलग स्पेशल यूनिट्स हैं हमारे पास, जो साइबर में अलग करती हैं, EW सिस्टम में अलग करती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलग करती हैं, कॉन्टैक्ट वारफेयर के अलग सिस्टम है। तो क्योंकि कमांड एक बहुत बड़ा है, हर डोमेन के अंदर हमारे पास स्पेशलाइज यूनिट्स और सिस्टम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, बोथ फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास ट्रेनिंग एरिया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आपने नाम सुना होगा, वो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग एरिया है जिसके अंदर हम एक बड़े अच्छे तरीके से एक्चुअल ट्रेनिंग का प्लानिंग करते हैं और उसमें सिस्टम है यहाँ पे हमारे, ताकि जवान जब लड़ाई के लिए जाएं एक्चुअल कंडीशन में उनका ट्रेनिंग हो रहा है। महाजन भी एक डेजर्ट के अंदर है, तो जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनको हम कोशिश करें कम करने की, और ट्रेनिंग के साथ जवान का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और महाजन की ट्रेनिंग के बाद वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं ताकि वो अपना जो काम है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां भी सुन रहे हैं, उनकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी देख रहे हैं। ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है? अमरीश, देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सदा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे दुनिया के अंदर AI आ जाए या कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ह्यूमन बिहाइंड द मशीन पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इनका इंपॉर्टेंस जो कॉम्बैट सिस्टम में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी सिस्टम जब ह्यूमन ऑपरेट करते हैं किसी भी सिस्टम को, उसको अपनी लाइफ में खतरा नहीं होता है।
लेकिन जो कॉम्बैट सिस्टम जो लड़ाई के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके अंदर जो ह्यूमन पीछे है, गन के पीछे है, हथियार के पीछे, एयरक्राफ्ट के पीछे, मिसाइल के पीछे, उसको खुद का भी खतरा है बैटल जोन के अंदर। इसलिए उस इंसान जो कि एक सोल्जर बोला जा रहा है, उसका मोरल एंड मोटिवेशन हाई होना बहुत ही एक अहम जरूरत है और एक बैटल विनिंग फैक्टर है। अब बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आओ, बेस्ट वेपन ले आओ, लेकिन अगर मोटिवेटेड सोल्जर पीछे नहीं है तो मेरे हिसाब से वो टुकड़ी लड़ाई में नहीं जीत सकती है। आपका एडिक्वेट सिस्टम हो, ठीक ट्रेनिंग किया हो, और लेकिन मोटिवेशन अच्छा हो जीत का, तो पक्का वो सोल्जर और टुकड़ी जीत के आएगी। ये मेरे को बहुत कन्विंस्ड है इस बात के ऊपर, और इसी के ऊपर मैं फोकस के ऊपर हमारा एक इंपॉर्टेंट कमांड फिलॉसफी पिलर रखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसको हमने काफ़ी हिस्सों में आगे बांट किया हुआ है, लेकिन सबसे पहला उसका है ट्रेनिंग, क्योंकि अच्छा ट्रेनिंग कराएंगे तो वो अपनी जान को बचाएगा और दुश्मन को मारेगा। अब ये जो कमांड है बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी है इसका। मुझे ध्यान है जब कंबाइंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रधानमंत्री ने जय का जिक्र किया था, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन ऑन ग्राउंड दिखाई भी दे रहा है। इसे आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं? पहले तो जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है 2 साल में एक बार होती है, आयोजित की जाती है। इसके अंदर सभी कमांडर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो CNCN इक्विवेलेंट एंड अबव है, हमारे सारे आर्मी कमांडर, वाइस चीफ और चीफ इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि ऑप्स सिंदूर के बाद ये कॉन्फ्रेंस पहली बार सितंबर के अंदर आयोजित की गई थी, तो सभी कमांडर्स एक साथ आए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी जो खतरे, जैसे मैंने पहले बात करी, इसके बारे में बातचीत करी, और उन खतरों से आगे जूझने के लिए कैसे हम आगे निकल सकते हैं, एक जय स्लोगन को कॉइन किया। जय का मतलब था जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं एट द ट्राई सर्विस लेवल। तभी सभी कमांडर्स ने मिलकर इसके ऊपर किया और आगे बढ़ने के लिए इसको आगे एक अडॉप्ट किया। कभी भी हम स्लोगन बोलते हैं, जब भी जय का नारा लाते हैं तो हमारे मन में तभी आ जाना चाहिए जय, क्योंकि कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं JAY, बट सभी ने ये डिसाइड किया कि JAI होना चाहिए, तभी आपका इनोवेशन आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर सभी को काम करना है, सर्विस लेवल पे काम हो रहा है, कमांड लेवल पे भी काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो देश के जो अंदर काम हो रहा है उसके अंदर CDS साहब जिम्मेवार हैं। आपको मालूम है थिएटर्स के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलके आगे बढ़ने की इसका एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल थिएटर कमांड्स आगे आएंगे और एक पूरा रूप हमारा मिलिट्री का बदल जाएगा। तो जब ये थिएटर्स के ऊपर CDS साहब का कार्रवाई आगे बढ़ेगा तो हमारी मिलिट्री का पूरा एक रूप बदल जाएगा और बहुत इंटीग्रेशन के साथ हम एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएंगे। इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है और आने वाले समय में इसके ऊपर आपको और जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ये पूरा कार्रवाई पूरा होने वाला है। ये तो देश के लेवल के ऊपर है। अभी इसके ऊपर हमारे लेवल के ऊपर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं जॉइंटनेस के ऊपर, जो कि हमारे बीच में लोकल एयरफोर्स स्टेशन हैं। मेरे एरिया में 4 रहते हैं, जिसके अंदर नाल आता है बीकानेर के पास, बिसियाना आता है बठिंडा के पास, सूरतगढ़ में ही है, और हिसार के पास सिरसा एयरफोर्स स्टेशन आता है। इसके अलावा कुछ इनके रडार स्टेशन, हम बहुत अच्छी इंटीग्रेशन के साथ हम उससे अच्छा काम कर रहे हैं। BSF हमारे बॉर्डर में डिप्लॉयड है। हमारी बहुत सी मीटिंगें एट डिवीजन लेवल बीकानेर में और गंगानगर में BSF इंटीग्रेशन के ऊपर हर 3 महीने में हम मिलते हैं। होम गार्ड और स्टेट पुलिस के साथ हमने रिसेंटली एक मीटिंग करा है, जिसमें DGP साहब के साथ एक रोड मैप अडॉप्ट किया है, ताकि हम पूरे जॉइंट होकर के एक साथ मिल के आगे बढ़ें। तो हमारे लेवल के ऊपर भी काफ़ी कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है। आत्मनिर्भरता है कि हमारा जो लड़ाई लड़ने के पूरा का पूरा इकोसिस्टम, हथियार, एम्युनिशन, सारा देश के अंदर से हमें लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला, इंडियन आर्मी का काफ़ी डिपेंडेंसी इंडियस सिस्टम के ऊपर है। बहुत से कम सिस्टम है जो कि अभी हम बाहर से ले रहे हैं, वो बहुत ही नीश और फ्यू हैं, वो भी एयर डिफेंस के अंदर हैं कुछ। बाकी मैक्सिमम हमारा जो काम विद इन इंडिया आ रहा है। लेकिन हम भी प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे लेवल की पावर्स हैं, जो हमने EP लिया है अभी, पूरे हमारे देशी, बिल्कुल जो हमारे देश के अंदर बड़े सिस्टम को लिया गया है। आर्मी कमांडर फंड से जो भी सिस्टम लिए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर ही बन रहे हैं, उनको लिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी परचेजिंग पावर है उसको हम अपने देश के सिस्टम को ही प्रमोट कर रहे हैं, चाहे उनको फेजिंग कर दी जाए। फेज़ 1 का डेवलपमेंट लेके अभी हम ले रहे हैं, फिर उसको इम्प्रूव कर देंगे फेज़ 2 और फेज़ 3। इस तरह से हम सारा का सारा मिलके इसको परचेज करें, दैट इज़ 1। सेकेंड, हमने बहुत से MOU साइन किए लोकल यूनिवर्सिटियों के साथ, IIT उदयपुर के साथ, IIT रोपड़ के साथ, IIT गुवाहाटी के साथ, जिसके कि हमारा जो सिस्टम इसको डेवलप करने में जो नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं कमांड की,
वो हम अपने लेवल पे इनको डेवलप कर रहे हैं थ्रू आवर ओन इकोसिस्टम। और अभी हमारी प्लान है राजस्थान के अंदर भी एक रीजनल सब ट्रेनिंग नोड बनाए, टेक्नोलॉजी नोड बनाए, RSTN, क्योंकि राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के अंदर अगर ये कोई ऐसा इकोसिस्टम आ जाएगा जिसमें हमारी इंडस्ट्री आ जाए, यहाँ सिस्टम बनने आ जाएँ, या MRO हब्स आ जाएँ जिसमें रिपेयर रिकवरी होता है, उसमें हमारे टैंक्स, गन्स, एयरक्राफ्ट का रिपेयर होना शुरू हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है विद इन राजस्थान ही खत्म हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है और इसके बारे में हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर राठौर साहब से बात करी थी और स्लोली इसके ऊपर पॉलिसी आ जाएगी। लास्ट है इनोवेशंस। इनोवेशन को प्रमोट करना, क्योंकि हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो जो भी वो इनोवेट करें ऐसा प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करके दें जो हमारा क्विकली हमारा आर्मी को उसका फ़ायदा हो जाए। तो हम उसके अंदर IDEX है, स्टार्टअप है, हैकाथलॉन है और बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके साथ हम अभी यूनिवर्सिटियों में जाके प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं ताकि वो भी इसके अंदर हिस्सा लें और इनोवेशन के अंदर वो हमारे साथ काम दें। हम सेमिनार करते हैं, हमारे ऑफिसर यूनिवर्सिटी में जाके ब्रीफ कर रहे हैं बच्चों को, ताकि इसके अंदर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और काफ़ी सॉल्यूशन जो कि इनोवेटिव हैं बच्चों ने खुद निकाल के दिए हैं। हमने यहाँ पे एक वो प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर बच्चे हमारे साथ आके इंटर्नशिप भी करके गए। तो यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, 3 इंटर्नशिप करी है। जब वो बच्चे खुद यहाँ पे आए हैं उन्होंने देखा कैसे कैसे सिस्टम है, खुद सीखा है और अभी वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है कि अगले 6-8 महीनों के अंदर वो जो बच्चे इंटर्नशिप में आए थे उनके प्रोडक्ट भी हमारे आर्मी में मोइट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो 3 सब सिस्टम हैं जय के, जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, ये बहुत ज़रूरी हैं देश के अंदर भी और कमांड्स के अंदर भी, और अभी सभी जॉइंट इसमें काम चल रहा है और आने वाले समय में ये हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और भी आगे लेके जाएगा। सर, क्योंकि इस समय हम उस जगह पर हैं जहां पे हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उससे पहले भारत ने चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर उसके बाद के जितने भी युद्ध हैं उसमें विजय पताका, विजय का परचम लहराया। आप उस जगह पर हैं जो कि स्ट्रैटेजिक, उसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में जो लोग आपको सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, आपके AOR के लोग हैं या फिर जो वेटरन्स हैं, जो हर कोई आपको सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि इस समय हमारी क्या तैयारी है और क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो भी तब जब हम विजय दिवस की तरफ, यानी 1971 के युद्ध की जो जीत का शौर्य गाथा है या शौर्य का परिचय जो जिन लोगों ने दिया, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, देखिए, पहले तो जो 1971 की लड़ाई थी वो एक बहुत ही हमारा बहुत स्ट्रेटजिक सक्सेस है। ऐसा लड़ाई जिसके अंदर की 91,000 से ज़्यादा प्रिजनर्स हमारे देश ने किए और एक नया देश की क्रिएशन हो गई। इस तरह की लड़ाई का जो कंक्लूजन है आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं है। तो हमारा देश बहुत प्राउड है विजय दिवस के ऊपर, और उसके अंदर जिस भी सोल्जर्स ने उस लड़ाई में हिस्सा लिया हम उनको सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे को एक दीक्षा दी कि 1971 वॉर के अंदर अभी देश यंग देश था, उस टाइम इतनी बड़ी सक्सेस पैदा कर सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए प्राउड की बात है और एक मार्ग दिशा का एक रास्ता भी है। अभी 54 ईयर्स हो गए हैं उस सक्सेस को, और पिछले 54 ईयर्स के अंदर देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अभी हमारा सपना है 2047 विकसित भारत बनने का। तो इस सपने को साकार करने के लिए हमारे को बहुत से और चैलेंजेस का सामना करने की ज़रूरत है और पड़ेगी भी, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है ये पीसफुल नहीं होगा। जिस तरह से आप खतरे देख रहे हैं, पहले भी हमने बात करी है, इसलिए हमारे को पूरे देश को इसके साथ मिलकर तैयार होना है, चैलेंजेस का सामना करना है और विकसित भारत की जो ड्राइव है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। मिलिट्री को, क्योंकि जो खतरे देश के बाहर से आ रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स को अच्छे से समझना है और उसके लिए पूरी तैयारी करना है, जो कि हम कर रहे हैं। आपने देखा हम कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आज आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरा इसके लिए सेंसिटाइज्ड हैं, रेडी हैं, हर थ्रेट को सामना करने के लिए रेडी हैं, और कोई भी थ्रेट हमारे देश के ऊपर खतरा बन के आएगी जो हमारे विकसित भारत सपने को नाकाम करने की कोशिश करेगी, उसको हम मार गिराएंगे और कभी भी इस सपने को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारी आर्मी की फुल तैयारी है और देशवासियों को विश्वास देना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी खतरा आने के हम उसके लिए विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की और इस अपने बिजी शेड्यूल से इस समय दिया जब पूरा देश बॉर्डर की तरफ, एक्साइज की तरफ या फिर जॉइंट एक्साइजेज जो हो रही हैं, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू मनीष, आप आए, थैंक यू वेरी मच।